Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो डेली की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्कि स्ट्रॉन्ग अपील है कि आप इन क्लासेस में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने लेक्चर्स ज़रूर सुनिए। 30 मिनट्स 40 मिनट्स जितने भी मिनट्स का लेक्चर आपका अपलोड हुआ, आप उस लेक्चर को कम्प्लीटली सुने। आपको मिलने वाली सारी बातें उस 30 मिनट्स में जो भी टीचर बोल रहा है वो सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। तो लेक्चर नोट्स बेटे साथ साथ ज़रूर बनाते जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नोट्स बनाने शुरू नहीं किए वो आज से बनाना शुरू कर दें, पीछे वाला काम साथ में फिर साथ साथ हम देखते रहेंगे। तो आज से आप अपने लेक्चर नोट्स बनाने शुरू कर लें, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं जी हम आज का काम, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर वेपर प्रेशर हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी हमने टाइम कंज्यूम किया इस टॉपिक पे, क्योंकि इसे समझना हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ तो नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअल था, तो थोड़ा सा टाइम हमें इस पे लगाना पड़ा। डेफिनेशन देखी वेपर प्रेशर की, एक्सप्लेनेशन देखी, उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे, वो फैक्टर्स जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट नहीं करते, और ऐसे फैक्टर्स भी डिस्कस किए जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। इस सारे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमने आज स्टार्ट करना था मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो बड़े आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। जी, तो बेटा जब भी हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो उससे मेजर करने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उन सब में से जो ईजीएस्ट और बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ मैनोमीटर। तो हम वेपर प्रेशर को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो इसे हम नाम देंगे मैनोमेट्रिक मेथड। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर बाय मैनोमीटर या मैनोमेट्रिक मेथड, जो भी आप लिखना चाहें दोनों ही ठीक हैं। तो इसे स्टार्ट करेंगे बेटे। मैनोमीटर को सीखने से पहले हम इसकी डायग्राम अगर बना लेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं डायग्राम से बेटे स्टार्ट करूँगा। मैनोमीटर है क्या? ये एक यू शेप्ड ट्यूब है। तो सबसे पहले तो हम एक यू शेप्ड ट्यूब बना लेंगे। डायग्राम बनती हुई ज़रूर देखें, पेपर में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो सम टाइम यू लॉस योर मार्क्स। तो बेटा ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, मैं इसे कंप्लीट करूँगा। इसकी यू जो शेप है इसे साथ साथ हम कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आप देखें तो इट्स अ यू शेप्ड ट्यूब फिल्ड विद मर्करी। आपने इस यू शेप ट्यूब में मर्करी जो था वो फिल कर दिया। लेट से मर्करी का चले मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा बाद में मर्करी फिल करने के लिए। अब इस यू शेप ट्यूब में आपने एक स्केल भी एडजस्ट कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे ये स्केल एडजस्ट है। तो मैं इसे तो यहाँ पे नहीं रख सकता, तो मैं यहाँ पे एक स्केल बना दूंगा। लेट से इट इज़ द स्केल। जी, स्केल में चूंकि ग्रेडेशन होती है, आप भी यहाँ पे ग्रेडेशन कर दें कि ये आपके पास स्केल है और ये स्केल की मेजरमेंट्स हैं। ये यू शेप्ड ट्यूब को आपने अटैच कर दिया किसके साथ जी? विद अ कॉलम या विद अ फ्लास्क। और इसी तरह
यहाँ से भी आप डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। इस ट्यूब के एक एंड को आपने एक फ्लास्क में एडजस्ट किया। मैं इस तरह कर देता हूँ जी, ये आपके पास कोई फ्लास्क है और दैट इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क, और ये जो फ्लास्क है इस तरह शो कर दिया जी मैंने इसे, और जो दूसरा एंड है इस ट्यूब का उसे आपने अटैच कर दिया विद सम वैक्यूम पंप। बुक में इस तरफ वैक्यूम पंप दिखा दिया गया आपको। अगर आप वैक्यूम पंप डायग्रामेटिकली बनाना चाहें आप वो भी बना सकते हैं, वैसे आप वैक्यूम पंप बनाना चाहें तो वैसे भी आप लिख सकते हैं। इस फ्लास्क को आपने प्लेस कर दिया एक थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट क्या है? इट्स अ ट्रे हैविंग सम लिक्विड, और इस लिक्विड की मदद से आप अपने डिज़ायर लिक्विड का टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लें जी, मैं यहाँ पे डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। जी बेटे, मैं अब साथ साथ डायग्राम कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने डायग्राम खुद से इसलिए बनाई ताकि आप भी डायग्राम को बनते हुए देखें और आपके लिए डायग्राम बनाना आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो ये जो यू शेप ट्यूब है विद स्केल, इसे आप मैनोमीटर कहते हैं। इसमें आपने क्या किया, आपने मरकरी प्लेस कर दिया इस यू शेप ट्यूब में। लें जी, लेट्स से कि ये इसमें आपने मरकरी प्लेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस यू शेप ट्यूब और इस स्केल को एक ब्लॉक में इनक्लोज कर दूं, तो इस ब्लॉक में मौजूद जो ऑपरेटस है दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने अपना डिज़ायर्ड लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर आपने मेजर करना है, आप उस लिक्विड को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में प्लेस करेंगे। लेट्स से इस फ्लास्क में वो लिक्विड है जिसका आपने वेपर प्रेशर मेजर करना है एट सम टेम्परेचर। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आपने क्या किया, थर्मोस्टेट में प्लेस कर दिया। थर्मोस्टेट में क्या है, एक फ्रीजिंग मिक्सचर है। मतलब क्या कि ये फ्रीजिंग मिक्सचर इस लिक्विड को क्या करेगा, फ्रीज करेगा, और अगर आप इसे मेल्ट करना चाहें तो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर बढ़ा के आप इसी लिक्विड को मेल्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो ट्रे है मैं इसे नाम दे दूंगा कि ये क्या है, इट्स थर्मोस्टेट। और ये फ्रीजिंग मिक्सचर है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होगा, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आप साल्ट प्लस वाटर भी ले सकते हैं, ये भी एक फ्रीजिंग मिक्सचर के तौर पे काम करेगा। अगर इस तरह नहीं चलना चाहते तो आप ड्राई आइस और अल्कोहल ले लें, ये भी फ्रीजिंग मिक्सचर है। बुक में एग्जांपल नहीं गिवन, तो आप अगर कुछ नहीं भी बताएंगे कि फ्रीजिंग मिक्सचर कौन सा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कॉलम में इस यू शेप ट्यूब में यहाँ पे आपके पास मरकरी मौजूद है, तो मैंने इसे Hg से शो कर दिया। ये स्केल है और इसके दूसरी तरफ क्या है, वैक्यूम पंप है। मेरा ख्याल है कि ऑपरेटस में तकरीबन सारी चीज़ें हमने लेबल कर दी हैं। और ये आपके पास बेटे फ्लास्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
चलें अब इसके प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप बताएं कि ये बड़ा एक सिंपल और बड़ा प्रिसाइज मेथड है वेपर प्रेशर मेजर करने का। मैं डायरेक्ट इसके जो पॉइंट्स हैं मैं उनकी तरफ चलूँगा। आप करेंगे क्या, मेथड इसका क्या है यूज़ करने का या इसकी वर्किंग कैसे है, सबसे पहले तो वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आप उस लिक्विड को राउंड बॉटम फ्लास्क में प्लेस करेंगे जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर आपने मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि प्लेस द लिक्विड इन फ्लास्क। आप लिक्विड को फ्लास्क में प्लेस कर दें, whose vapor pressure have to be, कौन सा लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर आपने मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लिक्विड है आप इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट। और थर्मोस्टेट में इस लिक्विड को कौन फ्रीज करवाएगा, दिस फ्रीजिंग मिक्सचर। ये फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो फ्रीज होता जाएगा और इसका बड़ा लो टेम्परेचर इस लिक्विड को मिलेगा और ये लिक्विड भी क्या होता जाएगा, फ्रीज होता जाएगा। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा जी कि फ्रीज द लिक्विड। आपने लिक्विड को फ्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से आप लिक्विड को फ्रीज करेंगे। और कौन सा फ्रीजिंग मिक्सचर, प्रेजेंट इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में जो फ्रीजिंग मिक्सचर है आप उस फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से इस लिक्विड को फ्रीज करेंगे। इस लिक्विड को फ्रीज करने के बाद वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे और फ्रोजन लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एयर है आप उस एयर को इस वैक्यूम पंप की मदद से जो है वो यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि इस अपर एरिया को इवैक्यूएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इवैक्यूएट द सरफेस above frozen liquid किसकी मदद से जी, with the help of वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से आप इस लिक्विड के अबव सरफेस को क्या करेंगे, यहाँ से एयर को रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि रिमूवल ऑफ एयर। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख दिया कि आपने एयर को रिमूव कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से आप इस लिक्विड को मेल्ट करेंगे ताकि अगर लिक्विड जब फ्रीज हुआ तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एयर इंट्रैप होगी तो वो एयर भी मेल्ट होने के बाद वापस बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेल्ट द फ्रोजन लिक्विड। आपने ये जो लिक्विड जो फ्रीज हो चुका था आपने इसे दोबारा मेल्ट किया सो दैट entrapped air come on the surface of liquid, ताकि जो इंट्रैप एयर थी वो लिक्विड की सरफेस पे आ जाए। जी, तो हमने इस फ्रोज़न मिक्सचर को दोबारा मेल्ट किया ताकि अगर ड्यूरिंग फ्रीजिंग अगर यहाँ पे एयर ट्रैप होगी हो तो वो वापस इस लिक्विड की सरफेस पे आ जाए। अब उस दोबारा से आने वाली एयर को रिमूव करने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप ऑन करेंगे और यहाँ से एयर को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जी कि अगेन रिमूव
द एयर, दोबारा से आप एयर को रिमूव करेंगे विद वैक्यूम पंप, एंड रिपीट द प्रोसेस। मैनी टाइम्स। आपने इस लिक्विड को फ्रीज करके एयर रिमूव करना, फिर इस लिक्विड को मेल्ट करके इसमें मौजूद एयर पार्टिकल को सरफेस के ऊपर लाए, फिर वैक्यूम पंप ऑन लिक्विड को दोबारा से फ्रीज किया, और फ्रीज करने के बाद वैक्यूम पंप की मदद से फिर दोबारा से एयर को रिमूव किया, फिर लिक्विड को मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद फिर फ्रीज करके वैक्यूम पंप की मदद से आपने ये इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। तो रिपीट द प्रोसेस मैनी टाइम्स, आपने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। अब कहीं ना कहीं इस लिक्विड के सरफेस से जो एयर थी वो रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिस टेम्परेचर पर आपने इस लिक्विड का वेपर प्रेशर देखना है, थर्मोस्टेट का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आप सेट करेंगे, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट में यहाँ पे लिखूँगा कि आपने लिक्विड का टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे लेके जाना है जहाँ पे आपने वेपर प्रेशर मेजर करना है। तो मैं लिखूँगा जी कि नाउ मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, आपने लिक्विड का टेम्परेचर मेंटेन करना है टू डिज़ायर टेम्परेचर, अपने डिज़ायर टेम्परेचर पे, कहाँ पर, एट विच वेपर प्रेशर हैव टू बी मेजर्ड, जहाँ पे आपने वेपर प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है। और ये सारा काम आप किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट करेंगे। अब होगा क्या कि जब आप टेम्परेचर को इस लिक्विड के टेम्परेचर को उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो इस लिक्विड में से वेपर बनने शुरू हो जाएंगे। वो वेपर इस तरफ से, तो चूंकि रास्ता नहीं है वेपर्स के जाने का, वो वेपर्स जाएंगे और ये जो मरकरी कॉलम है, इस मरकरी कॉलम को डिप्रेस करेंगे। अगर इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो मरकरी कॉलम पे इस एंड पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और ये मरकरी कॉलम यहाँ से नीचे जाएगा और दूसरी तरफ से कॉलम जो है वो ऊपर उठता जाएगा। दूसरे एंड से अगर आप देखें तो ओपन एंड है, तो इस एंड पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मोस्टली हम कहते हैं जी 1 ATM प्रेशर है जी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 ATM है। तो इट मीन्स कि जब आप टेम्परेचर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर मैनेज करेंगे तो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वेपर्स बनने से जो मरकरी कॉलम है इसका जो बैलेंस है वो हाइट में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी वेपर्स ऑफ लिक्विड विल फॉर्म vapors of liquid will form and height of mercury column will change। दोनों जो लिम्स हैं इनमें मरकरी कॉलम की हाइट चेंज होगी। अब अगर आपने इस लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है तो वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है और हम उस इक्वेशन से जो है वो वेपर प्रेशर मेजर कर सकते हैं। तो मैं ये साइड रिमूव कर रहा हूँ, मार्कर में ज़रा मुझे पता नहीं चला, इंक पहले कम थी तो उसके लिए बेटे आई एक्सक्यूज़। तो ये साइड में रिमूव कर रहा हूँ और इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे और उस इक्वेशन को समझेंगे भी। इक्वेशन ड्राइव कैसे हुई ये आपको उसकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, तो आई गेस कि ये आपके लिए एक थोड़ी सी आसानी पैदा कर देगी कि आपने वो डेरिवेशन नहीं करनी, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वेपर प्रेशर कैन बी मेजर्ड, आप मेजर कर सकते हैं बाय इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, P इक्वल होगा आपके पास PA प्लस डेल H। यहाँ पे P क्या है,
ये P वेपर प्रेशर है जो आप मेजर करने जा रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा जी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। दूसरी तरफ PA क्या है, ये जो PA है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सी लेवल पे 1 है, और अगर सी लेवल पे बात नहीं हो रही तो दैट विल बी सम अदर प्रेशर। और डेल H ये क्या है, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। तो अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करें, डिफरेंस को आप यहाँ से देख कर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर जब यहाँ से बढ़ा तो ये जो मर्करी कॉलम था ये और ऊपर चला गया यहाँ तक, और यहाँ से मर्करी का जो लेवल था वो यहाँ तक आ गया। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट आ रहा है आपने इसे मेजर करना है। लेट्स सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस ऑफ हाइट आप मेजर करेंगे और वैल्यू में पुट करेंगे। PA आपको ऑलरेडी पता होगा, और इस तरह आप लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये बेटे मेथड था, मैनोमीट्रिक मेथड टू मेजर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम रिमेनिंग टाइम में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी। तो बेटे नेक्स्ट अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी पूछी गई। बॉइलिंग पॉइंट में ही एक डेफिनेशन आती है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी डेफिनेशन भी एक बार पूछी गई है बोर्ड में। इसी तरह इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आता है कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डू नॉट रेज, यानी कि टेम्परेचर जो है लिक्विड का वो राइज नहीं करता बॉइलिंग पॉइंट पे, इसकी क्या रीज़न है, ठीक है। और इसके अलावा टेबल है इसमें एक, उसको भी डिस्कस करेंगे, और एक ग्राफ है उस ग्राफ को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे अभी का टॉपिक विच इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक है जी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद हम इसकी डेफिनेशन कहती क्या है या वर्ड्स क्या है या मैसेज क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे इसकी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की, कहते हैं जी कि टेम्परेचर एट विच प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर। मैं डेफिनेशन लिखूंगा, देखते जाइएगा। टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid become equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ओपन स्टेट है, अगर कोई खुला हुआ बर्तन है तो उस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर कोई क्लोज कंटेनर है तो उस केस में एक्सटर्नल प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ओपन केस, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर क्लोज कोई कंटेनर है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जी तो बेटे ज़रा डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। तो कहते हैं जी कि ये टेम्परेचर है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कोई टेम्परेचर है, कब, जब जिस लिक्विड को आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, अगर ओपन कोई आपके पास कंटेनर है उसके, और अगर क्लोज कंटेनर है तो जो उसका एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया उसके। अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा
तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखा है, दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है और वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एट सी लेवल। अब ज़रा इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, बुक में ये नहीं है, थोड़ा सा डिस्कशन सेपरेटली मैं इसे देख रहा हूँ। देखिए बेटे, लेट्स सपोज आपके पास कोई पोट है, कोई बर्तन है जिसमें आपने वाटर रखा, ठीक है, और इस वाटर को आपने लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स बनेंगे और ये जो वेपर्स बनेंगे इनका जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज़ 579 टॉर, ये वेपर प्रेशर होगा। ज़रा मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा, मैं बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। आपने क्या किया, ये वेपर प्रेशर था, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर आप बढ़ाते गए और वेपर प्रेशर भी क्या होता गया, बढ़ता गया, ठीक है। 4.579 टॉर से बढ़ के में भी 100 टॉर हो गया या 200 टॉर या 300 टॉर या समथिंग कुछ भी, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, अगर हम सी लेवल पे बात कर रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, वेपर प्रेशर इक्वल हो गया 760 टॉर के, जो कि एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 टॉर है इसके इक्वल हो गया, यानी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो गए, तो इस स्टेज पे अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो वाटर हमें खोलता हुआ, उबलता हुआ, बॉयल होता हुआ नजर आएगा और हम कहते हैं जी वाटर बॉयल हो गया। और अगर उस बॉइलिंग वाटर के अंदर आप एक थर्मामीटर रखें और उसका टेम्परेचर देखेंगे तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब कि वाटर का वो इंटरनल टेम्परेचर आपने देखना है जब वाटर का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन केस में अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये आपके पास कहलाएगा क्या जी, बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। चलें जी, अब थोड़ा सा ये बुक से हट के था बेटे, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा हम आगे एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम है उसमें। हमने देखा कि जब वाटर बॉयल करता है तो उसमें बबल्स बनते हैं। तो डेफिनेशन के बाद बुक में आपके पास बबल जो बन रहे हैं उनकी फॉर्मेशन क्यों है, थोड़ा सा इसे डिस्कस किया जाएगा। कहता है जी कि जब वाटर बॉयल करता है तो जिस बर्तन में आपने वाटर देख रहे हैं या बॉयल करवा रहे हैं उस पोट की बेस में से बबल्स आपको ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई दे रहे होंगे। मैं अगर डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो मैं इस तरह बना देता हूँ जी डायग्राम कि लेट्स से ये आपके पास वाटर है, अगर आप क्या कर रहे हैं जी, इसे हीट कर रहे हैं और हीट करते हुए जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो इट मीन्स वाटर बॉयल करना शुरू हो गया और यहाँ से बबल्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे और वो बबल्स सरफेस पे आके बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। ऐसा क्यों है? वो कहता है जी कि जो वाटर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल एनर्जी सोर्स के करीब हैं, इन्हें डायरेक्ट एनर्जी यहाँ से मिल रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से इनका जो इंटरनल प्रेशर है इन मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इंटरनल प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बबल की फॉर्म में ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ आते हैं और सरफेस पे आके बर्स्ट होते रहते हैं। इसीलिए बॉइलिंग वाटर में हमें बॉटम से टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ जो है वो बबल्स बनते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि molecules close to the bottom, जिस तरह ये बॉटम है, हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, बहुत ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से
इनका जो इंटरनल प्रेशर है इन मॉलिक्यूल्स का बाकी मॉलिक्यूल्स के लिहाज से वो क्या हो जाता है जी, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ड्यू टू विच दे हैव हाई इंटरनल प्रेशर, और इनका इंटरनल प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये मॉलिक्यूल बबल के फॉर्म में टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दीज मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉरी बॉटम टू टॉप, bottom to top in the form of bubbles and water seems to be boiling, और जो वाटर है वो हमें बॉयल होता हुआ नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन भी लिख लें कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है उसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख लें, बड़े हाफ से पेज में पैराग्राफ लिखा हुआ है टेबल के साथ साथ, ज़रा उसके ऊपर आप एक क्वेश्चन मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, या टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, टाइम कम है, मैं ज़रा जल्दी इसे जो है वो समराइज करूँगा। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट एट बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसकी रीज़न क्या है, देखिए बेटे, इस लिक्विड में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ये फ्लेम है। फ्लेम से लिक्विड को एनर्जी मिल रही है, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इस लिक्विड में। बॉटम के करीब जो मॉलिक्यूल हैं वो इस आने वाली एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को लेके वेपराइज होते जाएंगे, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब लिक्विड बॉयल कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब टेम्परेचर पहुंच गया, लेट्स सपोज वाटर के केस में जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस टेम्परेचर के बाद जितनी एनर्जी यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगी वो एनर्जी को मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करेंगे और अब्जॉर्ब करके लिक्विड से बाहर ले जाएंगे। तो इट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट के बाद मिलने वाली जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो लिक्विड वेपर्स की शक्ल में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड से बाहर ले जाएंगे, और इस तरह लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो खैर ये आज का लेक्चर था। टाइम चूँकि अब बड़ा कम है, तो आपने बेटे बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। 2-3 आपसे बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाएं। आपके अपने लेक्चर नोट्स बेस्ट हैं, और उसके बाद यूनिक नोट्स को ज़रूर देखें। शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ सब कुछ इसमें गिवन है, आप उन्हें साथ साथ रिवाइज़ कीजिए। इसके बाद बेटे घर पे रहें, सेफ़ रहें, घर वालों को सेफ़ रखें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये जो मुश्किल हालात पूरी दुनिया पे आ चुके हैं, अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश से गुजारें, इस आज़माइश को ख़त्म करें, और बिल्कुल जिस तरह पहले मामूल के मुताबिक दुनिया चल रही थी, ज़िंदगी चल रही थी, वैसे ही सब कुछ आ जाए। और एग्ज़ाम आपके ज़रूर होने हैं, इस बार एग्ज़ाम नहीं हुए, आप ये नहीं समझिएगा कि शायद ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। अपनी तैयारी कीजिएगा, ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।